गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम ऑडिबल ऑल। आ गए सभी लोग क्लास में। गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग आर्यन, गुड मॉर्निंग खुशबू, गुड मॉर्निंग प्रदनिया, जानवी, अनुष्का, अनुज, गुड मॉर्निंग शैताली, गुड मॉर्निंग नंदिनी, गुड मॉर्निंग आदित्य, गुड मॉर्निंग गणेश, गुड मॉर्निंग रिया, अश्लेषा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। अतर्व, तमन्ना। ओके, चलो तो वंस अगेन आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप लोगों का जो परफॉर्मेंस है एक बार चेक कर लेते हैं। जो भी आप लोगों को वर्क असाइनमेंट दिया हुआ है कैसा आपका हो रहा है, कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आज हम लोग यहाँ पर अर्थवॉर्म का एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी ये भी आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। इसी के साथ साथ कल मैंने आप लोगों को जो चैप्टर वाइज वेटेज जो है ब्रीथिंग का नहीं दे पाया था, और आज आपका नेक्स्ट पोर्शन सर्कुलेशन है कि एक्सक्रीशन है आज, वो भी आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन हम देखेंगे। अभी मैं अपने नोट्स में ओपन कर लेता हूँ सारी चीजें, जिसमें मैंने डेटा जो है चैप्टर वाइज निकाल के रखा हुआ है। उसमें से आपको सारा टॉपिक का वेटेज कब कौन से इसमें आया हुआ है मेरे अकॉर्डिंग जो एनालिसिस होती है वो मैं आज आप लोगों को शेयर करूंगा, जैसे मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में शेयर किया था। ओके, और आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं, क्या है आपकी परफॉर्मेंस, कैसे आपने काम किए हैं, कितने लोगों का सबमिशन आया है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आज सर्कुलेशन है। ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट है जो एक्टिव है और जिसने ऑब्जर्व किया है कुछ चेंजेस। वेरी गुड बेटा, यही चाहता था मैं कि कितने लोग सही में ईमानदारी से सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं, प्रॉपर वे से एनालिसिस कर रहे हैं। एक आर्यन है, एक नंदिनी है, इन्होंने ऑब्जर्व किया उस चीज को। खुशी है, खुशी खुबदानी, इसने ऑब्जर्व किया है, वेरी गुड। आदित्य भोगे, वेरी गुड। यही चीज चाहता हूं मैं कि आपका ये ऑब्जर्वेशन मिले, जिससे मुझे आइडिया तो हो कि सही में आप कुछ कर रहे हो या बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो। इसलिए उस पेज को ही मैंने अलग से क्रॉप करके ऐड किया हूं, ऐसे डायरेक्टली उस पीडीएफ में नहीं ऐड किया था। ब्रीथिंग वाले चैप्टर से जो आपका परफॉर्मेंस मुझे मिला है, जिसमें 34 स्टूडेंट का सबमिशन अभी भी नहीं आया है, सिर्फ 18 स्टूडेंट का ही सबमिशन मिला है मुझे। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी क्लास में 48 स्टूडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इस 48 स्टूडेंट में भी जो सबमिशन आ रहा है, एक मिनट, अरे मेरा कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, क्या रीजन है कि इतने कम लोग ही सबमिट कर रहे हैं? ये 34 स्टूडेंट का सबमिशन मुझे नहीं मिला है। ये यहाँ पे ये लहू ठाकरे का जो परफॉर्मेंस दिख रहा है मुझे, डाइजेशन में, बेटा ये सिर्फ इतना ही भेजे आपने, 1 इनकरेक्ट 15 करेक्ट। एक्चुअल रिजल्ट क्या है, आपने कुछ शेयर ही नहीं किए हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? धीरे धीरे बच्चे ज्वाइन होते जा रहे हैं। चलो, ये बाकी का आपका रिस्पांस तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन है प्रॉपर वैसे, एक्सप्लेनेशन भी दिख रहा है मुझे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, ज्यादा से ज्यादा आपके 1 घंटे में डेली के मांग रहा हूं। डेली के सिर्फ 1 घंटे मांग रहा हूं परफॉर्मेंस सबमिट करने के लिए, और वो भी सभी से नहीं हो रहा है। क्यों?
और इस बार तो वो स्टूडेंट भी सबमिशन नहीं दे रहे जिनसे मेरा बहुत ही ज्यादा हमेशा से एक्सेप्टेशन रहा है, काफी अच्छा उन लोगों का हमेशा ही परफॉर्मेंस रहा है। वो स्टूडेंट भी इस बार परफॉर्मेंस में पीछे आ रहे हैं। कल मैं आप लोगों का एक एक स्टूडेंट का एनालिसिस जब चेक किया, बहुत सारे इसमें, हाँ डाइजेशन में 39 स्टूडेंट का हैंड इन दिख रहा है मुझे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, 39 स्टूडेंट आए हैं, वेरी गुड। बट ये कितने 13 स्टूडेंट कौन है? अथर्व अंधारे, राहुल, मृणाली, अदिति डोंगरे। इसका फोन आ रहा था कल मुझे बहुत बार, कल या परसों आ रहा था जब मैं हॉस्पिटल में था, और बहुत बार फोन आ रहा था। ठीक है बेटा, कभी भी मैंने कहा हूं कि यदि आप कॉल कर रहे हो तो मैसेज करके मुझसे टाइम ले लो। आप ऐसे कभी भी कॉल करोगे तो यार कैसे मैं टाइम दूंगा? मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ मेरी अपॉइंटमेंट चल रही है और आप कंटिन्यूअसली फोन कर रहे हो। सही है क्या ये? तारेश का रिस्पॉन्स नहीं आया है, ये बच्चा अच्छा करता है लेकिन पता नहीं क्या हो गया इसे इस टाइम पे। ओके, देखो आप लोगों को मैंने पहले कहा हूं कि आपके ये जो 2 मंथ है, ये 2 मंथ जो है इसमें आपको हैक्ट्रिक हो सकता है, लेकिन बेटा ये 2 महीने ही आपका कैरियर डिसाइड करेंगे। बट मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, बोर्ड की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं। अभी आपको बोर्ड प्लस नीट दोनों को फोकस करते हुए स्टडी करना है। कोई भी एक चीज में चले गए तो दूसरा आपका क्या होगा, बिगड़ जाएगा। दोनों भी आपको मेंटेन करते हुए चलना है इस टाइम पे। और आपका जो नवंबर में आपका 2 मंथ का जो रिवीजन प्रोग्राम होगा, जिसमें 40 डेज का हम लोग प्रोग्राम रखते हैं, इस 40 डेज के लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा, बाद में चांस नहीं मिलेगा कि हम कुछ करें। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को आप लोग? अभी से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों का देखो, इस फाइनल रिवीजन के पहले हम एक छोटा सा रिवीजन जो है वो हम लोग चालू किए हैं, जिसमें हम लोगों ने एक तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, जिससे आपका मोरल जो है डाउन हो गया होगा तो वो अच्छा हो जाए। हाँ, बोर्ड का तो 1 महीने में भी हो जाता है बेटा, टेंशन ना लो। यार इतना कुछ पढ़े हो आप, नीट जो नीट पढ़े वही तो बोर्ड है, कुछ नीट और कुछ बोर्ड नहीं होता। नीट को अच्छे से कर लेंगे तो बोर्ड हो जाएगा आपका। रिवीजन में देखो, एक पास्ट ईयर और आपको एक बल्क में 4 से 5 चैप्टर जो आपको दिए जा रहे हैं रिवीजन के लिए, ये इतना अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि इस फाइनल रिवीजन के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ। और जब ये सारा आपका हो जाएगा तब आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाओगे, फिर आपका मॉक टेस्ट भी काफी अच्छा हो जाएगा। लेकिन कब इस मॉक टेस्ट के लिए आप रेडी रहोगे? जब आप ये इस चरण से गुजरोगे और फाइनल सक्सेस होंगे। देखो, बोर्ड का साथ साथ करते चलो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप टोटल बोर्ड छोड़ दो। नीट के पहले कितने रिवीजन एसेंशियल है, ये डिपेंड करता है आपके स्टडी पर। इसलिए मैं आपको देखो चैप्टर वाइज एनालिसिस जो प्रोवाइड कर रहा हूं, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कहां पे कितना पढ़ना है, कितना फोकस करना है। ठीक है, चैप्टर वाइज एनालिसिस आज हम लोग एनालिसिस करेंगे ब्रीथिंग की। ठीक है, चैप्टर कौन सा है आपका? आप लोगों ने किए हो क्या बेटा? चैप्टर 17। मैंने आपको कहा था कि ये जो है ये आप डेटा शेयर करोगे, किसी ने मुझे डाइजेशन का डेटा शेयर नहीं किया। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर आपको ये शेयर करना है मुझे। आज ब्रीथिंग का जो लोग सॉल्व करेंगे, शेयर करेंगे, वो शेयर करेंगे मुझे। चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर का नंबर लिखना है। ब्रीथिंग क्या है? एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर का नेम हो गया। चैप्टर के नेम के बाद फिर आपका वहां पे टाइटल आता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पहले समझाया था। क्या आएगा बेटा? सबसे पहले आएगा टॉपिक। टॉपिक के बाद फिर क्या आता है? आपके ईयर। ईयर में 2020, 19, 18, 17, 16। ओके,
ये मुझे किसी ने भी शेयर नहीं किया है, ये भी आपके असाइनमेंट का एक पार्ट है। आप ये एक जगह पे सारा बना के रखोगे तो, क्योंकि देखो ये आपके नोटबुक में उसी जगह रहेगा ना। जब आप नोट कर लिए मतलब मुझे शेयर कर दिए, मुझे शेयर कर दिए मीन्स नोट हो गया, नोट हो गया तो कल को चल के आप यही चीज यहां से देखेंगे तो आपको इसका हेल्प मिलेगा, समझे। तो टॉपिक में सबसे पहले टॉपिक आपका जो आता है वो कौन सा है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन आता है, और डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ गए। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये एनालिसिस आपको करनी है बेटा, पेपर मैंने आपको दिया हूं, कैसे क्वेश्चंस है, कहां से क्वेश्चंस आए हैं वो आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे। स्पेशली सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में डिसऑर्डर पे पूछे ज्यादातर। अब डिसऑर्डर में भी कौन सा डिसऑर्डर आया वो भी आप लिख लो, जैसे कि एम्फीसीमा है, ठीक है, एक ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर है। तो एम्फीसीमा और ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर, और कंप्लीट आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी कह सकते हो। तो इस पे क्वेश्चंस आया, और ज्यादातर क्वेश्चन इस चैप्टर में डिसऑर्डर पे आता है। एक क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पे आया है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आते हैं वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे। किस पे आते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पे। हर साल क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन फिक्स है, एवरेज क्वेश्चन आता है। सिर्फ 2020 में ही डिफिकल्ट आया है थोड़ा सा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को लेके क्वेश्चन, समझ रहे हो। अब ऐसे ही आपका सर्कुलेशन है ना, आज ये तो कल का था, आज सर्कुलेशन का मैं आप लोगों को शेयर करता हूं सेम एनालिसिस, या आप लोग मुझे शेयर करेंगे डेटा। चैप्टर क्या है, 18, नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड क्या आएगा, सर्कुलेशन। अब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में सबसे पहले तो आपको टॉपिक जो है वो याद रखना है। टॉपिक में क्या आता है, एक तो सबसे पहले ब्लड और लिम्फ आता है। अरे क्या हो रहा है ये, एक तो ब्लड और लिम्फ आता है, इसी के साथ साथ सर्कुलेटरी पाथवे, ब्लड और लिम्फ, और दूसरा आपका सर्कुलेटरी पाथवे। अब ब्लड और लिम्फ में भी देखो, एक तो आपका ब्लड आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, उसी के साथ साथ WBC है, उसी के साथ साथ इसी में ECG आता है, ये सब टॉपिक आ जाएंगे आपके। फिर एक कार्डियक आउटपुट वाला आपका हार्ट वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब अब इसके अलावा जो बाकी का रह गया उस पे क्वेश्चंस नहीं आया है, ठीक है। इधर आपका बाकी का जैसे रेगुलेशन है, इस पे क्वेश्चन अभी तक के नहीं आया है। डिसऑर्डर पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, समझ गए। तो ब्लड पे जनरली 20 और 29 में क्वेश्चन नहीं आया है, 20 में भी नहीं आया है और 19 में भी नहीं आया है। 18, 17 और 16 ये तीनों भी जगह पे एक एक क्वेश्चन आए हैं, बट 19 और 20 में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। किसकी बात हो रही है, ब्लड की। WBC पे यदि हम देखें तो डिफिकल्ट लेवल आया था 2020 में, एक क्वेश्चन लेवल थोड़ा डिफिकल्ट था। ECG पे क्वेश्चन पूछा है 20 में भी और 19 में भी। कार्डियक आउटपुट पे क्वेश्चन आया है सिर्फ 19 में, बाकी तरफ नहीं आया है। तो अब आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा हार्ट के स्ट्रक्चर पे और रेगुलेशन पे। तो अभी आप लोगों को जो देखो ये क्वेश्चन इसमें ये तो आ ही रहे, तो आप इस चैप्टर में स्पेशली इस बार जो पढ़ के जाओगे, देखो पढ़ना तो सारी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि यही चाहेंगे और ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। बट इस बार जो आप लोगों को क्वेश्चन आने का जो प्रोबेबिलिटी है,
ठीक है, एक तो रेगुलेशन है। 2021 में क्या क्वेश्चन आया इस पे बताइए। हाँ, ऐसा चार्ट बना के शेयर करना है आप मुझे। 2021 में क्या क्वेश्चन आया था, याद है आपको? हाँ, ये चार्ट आपका क्वेश्चन आंसर के एनालिसिस पेज के साथ बनाना है। इसको आप चाहो तो थर्ड पेज में ले लो या फोर्थ पेज में ले लो। तारस बेटा, आप आउट ऑफ नेटवर्क हो इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हो, आप हो ही नहीं क्लास में, ना तो क्लास में हो ना ही असाइनमेंट में हो आप। रेगुलेशन और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इस चैप्टर में आप अच्छा कर लो। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट और कार्डियक साइकिल, मतलब हार्ट से रिलेटेड तीन चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन, कार्डियक साइकिल, कंडक्टिंग सिस्टम। हाँ, लेबलिंग भी आपको याद रखना है। मतलब हार्ट पे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कुछ भी आ सकता है हार्ट से रिलेटेड। तो हार्ट वाला पार्ट आप अपना स्ट्रॉन्ग करके रखेंगे, बाकी सारी चीजें तो है। इससे हमको देखो, ऐसा नहीं है क्वेश्चन बनाने वाले का माइंड सेट क्या है और वो कहां से कैसे क्वेश्चन पूछ ले, वो कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी देखो, जनरली एनालिसिस आपकी परफेक्ट रहेगी तो आपको एक आइडिया रहेगा कि मुझे ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बाकी तो करना ही है। हाँ, पेस मेकर वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी तो पढ़ना ही है, बट आपको स्पेशली ये वाले पार्ट पे इस बार अच्छे से फोकस करना है। समझ गए? क्लियर हुआ? तो आज भी आपको इस पे 20, देखो डेली सिर्फ 20 क्वेश्चंस में आपको दे रहा हूं, लेकिन उस 20 क्वेश्चंस में भी आप लोग, कुछ लोग जो है अपना परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं दे रहे। इस बार लोकोमोशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, बायोटेक पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। लास्ट ईयर मतलब जो 2020 में जिन चैप्टर का वेटेज कम रहता था, जैसे कि जिस भी चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आते थे, उस चैप्टर में ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे थे 2020 में। मतलब हम वेटेज ये नहीं कह सकते कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, एकदम से चेंज ही कर लिया था, लेकिन फिर भी कब क्या आया है वो एक आइडिया में मिलता है ना कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। बट लास्ट ईयर भी चेंज हुआ और इस साल तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पेपर बनाए और कहां से दे, कुछ भी वहां पे पैटर्न नहीं है कि कहां से कितने क्वेश्चन देना है। सिर्फ उनको इतना मालूम है कि हमें एनसीईआरटी पूछनी है बस, और एनसीईआरटी से कुछ भी देना, कहीं से भी कितने भी दे दो। हर साल इकोलॉजी का कितना अच्छा वेटेज रहता था, इस बार कोई बात नहीं बेटा, तारे कॉलेज का वर्क चल रहा है तो भी मैं देखो आज कोई पोस्ट कर रहा हूं तो कल रात के 12 बजे तक के मैं आपको पोस्टिंग का टाइम दे रहा हूं। इतना तो आप कर सकते हो यार। आज सर्कुलेशन जो पोस्ट होगा वो कल नाइट के 12 बजे तक के आपको सबमिट करना है, उसके पहले पहले, नहीं तो आप किस में पहुंच जाओगे, मिसिंग में चले जाओगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें फिर आज का सेशन। या किसी को कुछ पूछना है, किसी का कुछ क्वेरीज है? देखो बेटा, एक और चीज, यदि कोई बच्चा ये चाहता है कि नहीं सर मेरा ये सब तो अच्छा चल रहा है, आप एक काम करो, मुझे आप 2000 से लेकर के 2015 तक के भी क्वेश्चन शेयर कर दो। मैं ट्राई करूंगा या करूंगी कि मैं इसे भी सॉल्व करके देखूं। बेटा थोड़ा सा इसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगा, इसमें आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलेगा, बट यदि आप ये चाहते हो कि ये सारी चीजें ओके है और परफेक्ट है, और आपको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट हम एक बार ये वाले भी ट्राई कर ले सॉल्व करके, तो कुछ बेकार नहीं है, कर सकते हो। आप मुझसे क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, मैं प्रोवाइड करूंगा आपको।
एक मिनट बेटा। हाँ बेटा 2 मिनट का टाइम दो, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग।
ओके रिस्पॉन्स करेंगे बेटा। अभी आवाज आ रहा है मेरा? नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। रिस्पॉन्स में क्विकली, एम ऑडिबल ऑल? ओके चलो, तो अभी आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के सेशन में हम लोगों को यहाँ पर जो स्टडी करना है वो हम देखेंगे क्या चीज, अर्थवॉर्म। किसका स्टडी कर रहे हैं हम लोग अभी? अभी यहाँ पर अर्थवॉर्म का आज हम स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। आपको ये पढ़ के आने के लिए कहा था, आई होप आप लोग पढ़ के आ गए होंगे। ओके ग्रेट। अर्थवॉर्म अभी हम लोगों को देखना है। अर्थवॉर्म जो है बेटा, इसमें हम लोगों को एक तो मॉर्फोलॉजी हम ये देखेंगे, और दूसरा हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी जो है ये हम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे हम लोग? एक तो हम लोग मॉर्फोलॉजी देखेंगे और दूसरा हम लोग एनाटॉमी देखेंगे। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मॉर्फोलॉजी देखते हैं। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? मॉर्फोलॉजी मींस स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, और एनाटॉमी में क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो ये हमें जो अर्थवॉर्म जो दिखाई देता है, कैसा दिखता है ये? रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। कैसा होता है ये दिखने में? ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का। अब ये रेडिश ब्राउन कलर का क्यों होता है? तो इसकी बॉडी में एक स्पेशल टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं पोरफायरिन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं पोरफायरिन। तो पोरफायरिन की वजह से ये हमें रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखोगे। सेकंड थिंग, यहाँ पे यदि हम देखें तो एनिमल किंगडम से हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो एनिमल किंगडम का हमने स्टडी किए थे, तो उसमें हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते थे। तो अर्थवॉर्म जो है ये किस में आता है? ये है इनवर्टिब्रेट। किस में आता है ये आता है इनवर्टिब्रेटा। बॉडी में कैविटी होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिलोमेट। बताते जाइए बेटा, पढ़ के आए हो या नहीं हो? सिलोमेट। साथ ही साथ ये कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस इसमें जो जर्म लेयर जो प्रेजेंट होती है, क्या चीज? इसमें जो जर्म लेयर प्रेजेंट होती है वो 3 जर्म लेयर होंगी। आउटर वाली जर्म लेयर को एक्टोडर्म कहेंगे। फिर आता है इसमें क्या चीज? मीजोडर्म। उसके बाद फिर लास्ट में आता है जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म। तो ऐसे 3 जर्म लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल भी कहते हैं। ओके, ओके। हाँ बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तारिस, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो इतना पार्ट समझ में आ गया। अर्थवॉर्म मॉर्फोलॉजी हम देख रहे हैं, रेडियस ब्राउन कलर का होता है। इनवर्टिब्रेट से ये सिलोमेट होता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर इसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स हम देखें तो इसका एक फेरेटिमा प्रोस्टुमा एक स्पीसीज है, और एक जीनस है ल्यूम्ब्रिकस। ठीक है, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या आता है? एक तो फेरेटिमा
प्रोस्टुमा। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है ये, साथ ही साथ याद करते चलो। फेरेटिमा, प्रोस्टुमा, फेरेटिमा प्रोस्टुमा। और एक और इसका जीनस है जिसे कहते हैं लुम्ब्रिकस। ये 2 स्पीसीज जो है जनरली क्या कह सकते हैं हम लोग, ये एक जीनस है, तो ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं अर्थवर्म में जो हमें पढ़ने हैं। बाकी तो एनिमल किंगडम में हम लोगों ने पढ़े। ये स्पीसीज बेटा ये हमारे इंडिया में प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो स्पीसीज है हमारे इंडिया में होता है। ठीक है, तो इंडियन स्पीसीज जो कॉमनली इंडिया में फाउंड होती है वो देख रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे नहीं सर हमने तो इसके पहले भी तो बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं। हाँ वो पढ़े हैं, तो वो तो हमें पढ़ना ही है। इंडिया में जो प्रेजेंट होने वाली स्पीसीज है वो हम देख रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो बॉडी होती है ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ठीक है, और इसमें इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। तो सिलेंड्रिकल बॉडी है और सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, मींस एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम पहले इसकी बॉडी का। कुछ ऐसा आएगा और इसकी बॉडी में ऐसे हमें इस तरह से सेगमेंटेशन भी देखने को मिलेगी। इस तरह से ऐसे हमें इसकी बॉडी में सेगमेंटेशन भी देखने को मिलेंगे। तो पहली चीज तो जो बॉडी है, बॉडी ऑफ अर्थवर्म, क्या देख रहे हैं हम लोग, बॉडी ऑफ अर्थवर्म। तो कैसा है, पहली चीज तो सिलेंड्रिकल बॉडी होता है और मेटामेरिज्म इसमें देखने को मिलता है। ओके, क्या चीज, बॉडी जो है इसका सिलेंड्रिकल है एंड मेटामेरिज्म इसमें है। मेटामेरिज्म मींस क्या होता है, बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कितने सेगमेंट इसकी बॉडी में होंगे, तो जनरली 100 से लेकर के 120 सेगमेंट्स जो है, 1 2 3 4 5 ऐसे टोटल 100 से लेके 120 सेगमेंट जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर इसके बाद इसकी जो बॉडी है, अब जैसे हम अपने आपको डॉर्सल और वेंट्रल समझते हैं कि नहीं, हमारा बॉडी का सामने वाला हिस्सा होता है और एक बैक वाला जो हिस्सा होता है। तो ऐसे ये जो हिस्सा है यहाँ पे हम कैसे समझेंगे, तो इसका जो बॉडी है इसमें एक डॉर्सल और दूसरा आता है वेंट्रल। तो इसकी बॉडी को हम कैसे समझेंगे कि ये डॉर्सल पार्ट है और एक वेंट्रल है। तो इसकी बॉडी में देखो बेटा, एक पीछे साइड से मिड ऐसी डॉर्सल एक लाइन, मिड लाइन ऐसी इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये अर्थवर्म का पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। तो मिड डॉर्सल मीडियन लाइन, क्या चीज, मिड डॉर्सल मीडियन लाइन जो है यहां पर देखने को मिलेगा। इसे क्या कहेंगे हम लोग, डॉर्सल पार्ट। और वेंट्रल पोर्शन हम कैसे समझेंगे, तो वेंट्रल पार्ट हम उसमें प्रेजेंट होते हैं जेनिटल पोर। वेंट्रल में प्रेजेंट होता है क्या चीज, जेनिटल पोर। और जेनिटल पोर जो होता है वेंट्रल साइड, यहाँ पे बेटा एक मेल जेनिटल पोर भी होता है और फीमेल जेनिटल पोर भी होता है। मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, मतलब एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों भी सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। इसलिए इसके रिस्पेक्ट में हम इसे क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। याद आ रहा है, हर्माफ्रोडाइट। इट इज ऑल्सो क्या कहेंगे हम इसे, बाइसेक्सुअल।
हर्माफ्रोडाइट के साथ ही साथ इसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग, बाइसेक्सुअल कहते हैं। दोनों भी सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाता है, बाइसेक्सुअल कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे मेल जेनिटल पोर और फीमेल जेनिटल पोर कहां पर प्रेजेंट होता है, कितने नंबर के सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सेगमेंट को यहाँ पे हम देखो बेटा, टोटल कितने यहाँ पे 100 से 120 सेगमेंट है। 1, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे कंटिन्यूअसली जब हम जाएंगे तो इसमें सेगमेंट देखने को मिलेंगे। तो मेल जेनिटल पोर 18 सेगमेंट पे और फीमेल जेनिटल पोर 14 सेगमेंट पे देखने को मिलता है। मेल जेनिटल पोर कितने पर, 18th सेगमेंट पे, और फीमेल वाला 14th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है आपको, मेल और फीमेल जो जेनिटल पोर है इसका सेगमेंट नंबर कितना है, याद रहेगा। ओके, अब देखो सेगमेंट के अकॉर्डिंग यदि हम जाए तो यहां पर बॉडी का जो सेगमेंटेशन है जिसे हम मेटामेरिज्म कहते हैं, एनसीईआरटी के पिक्चर से मैं आपको शेयर करता हूं। देखो बेटा, इसका मेरे पास रेडीमेड स्लाइड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने स्लाइड नहीं बनाया इसका अभी तक के, समझ रहे हो। यदि स्लाइड बनेगा तो मैं आपको कलरफुल पिक्चर्स भी दूंगा, स्लाइड बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। और अभी आप तो जानते हो कि फिलहाल तो मैं हॉस्पिटल्स में बिजी था और उसके बाद सडनली आपका चैप्टर वाला कंप्लीट हुआ और ये वाला हमने स्टार्ट किया है। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट यहीं से समझा रहा हूं, बट आपको एक एक चीज अच्छे से समझेंगी। अब स्लाइड नहीं है तो ये चैप्टर हमारा 2 से 3 लेक्चर में खत्म होगा, नहीं तो यही पोर्शन जो है हमारा एक लेक्चर में भी खत्म हो सकता था, एंड हो सकता था। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो, मेन पार्ट है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग। और रहा सवाल कुछ का, तो एनसीईआरटी हम स्लाइड से देखते थे, तो हम डायरेक्टली एनसीईआरटी का पीडीएफ हमारे पास रहेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। समझ गए। एनसीईआरटी में 34 सेगमेंट नहीं है बेटा, कितने सेगमेंट हो सकते हैं वो मैं समझा रहा हूं, वो याद रखो आप लोग, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर हुआ। अब एक बच्चा मुझे ये कह रहा है कि एनसीईआरटी में 34 सेगमेंट दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूं कितने सेगमेंट है, कहां पर है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हो गया था ना, अर्थवर्म पढ़ रहे हैं हम लोग। अर्थवर्म का मॉर्फोलॉजी पढ़ा रहा हूं बेटा। देखो अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी में रेडिस ब्राउन ये समझाया, किसकी वजह से होता है, तो इसकी बॉडी में पोरफायरिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से रेडिस ब्राउन कलर का है। इनवर्टिब्रेट्स है, टेरेस्ट्रियल है बेटा ये हैबिटेट। अब इसकी बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, अपर लेयर, ये मॉइस्ट क्यूटिकल होती है और इसमें अपनी स्किन की हेल्प से रेस्पिरेशन करता है, इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन इसमें देखने को मिलता है। इंडिया में जो स्पीसीज जनरली देखने को मिलती है, फेरेटिमा और ल्यूम्ब्रिकस, ये मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, ठीक है। इसी के साथ साथ देखो, अभी मेटामर्स जो है, अभी कौन सा बच्चा बोल रहा है 35 सेगमेंट दिया है, बेटा ये आपके एनसीईआरटी ही है। देखो 100 से लेके 120 सेगमेंट दिए हुए हैं, लगता है आपने गलत इंफॉर्मेशन पढ़ ली है कहीं तो भी। वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन कर सकता हूं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायग्राम में 34 दिया है, तो बेटा वो उतनी सी जगह पे डायग्राम कितना ड्रॉ करेंगे, वो जितना एक्सप्लेनेशन पार्ट है उतना ही दिया है, ठीक है, समझ गए। तो 100 से 120 इतने हो सकते हैं। डॉर्सल सरफेस जो होता है वहां पे मार्क होता है एक डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन,
और वहीं पर डॉर्सल ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती है। वेंट्रल सरफेस जहां पर जेनिटल ओपनिंग्स देखने को मिलती है, जैसे पोर्स कहते हैं। अब इसकी जो बॉडी है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो एंटेरियल और दूसरा पोस्टेरियल। तो अब इसका जिधर साइड माउथ होगा उसको हम एंटेरियल रीजन कहेंगे। बेटा जहां पर रीडिंग के वक्त जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, आप मुझसे पूछो ना यार, स्क्रीनशॉट लो और मुझे पूछो। ओके, देखो इस पार्ट को हम कहते हैं एंटेरियल पार्ट। ये वाला जो रीजन है ये क्या हो जाएगा, एंटेरियर। और इधर वाला पार्ट जो रहेगा ये होगा पोस्टेरियल। तो पोस्टेरियल सरफेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है एनस, और एंटेरियल पोर्शन जो होता है यहाँ पे होता है माउथ। तो माउथ कैसे होता है आपको याद होगा, हमने कॉकरोच में भी स्टडी किए थे, ऐसे हम लोग यहाँ पर भी स्टडी करेंगे। इसका माउथ कैसा होता है वो हम लोग देखेंगे। माउथ से हम लोग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर एक एक पार्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, एक एक पोर्शन का हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, माउथ। मतलब माउथ जो है फर्स्ट सेगमेंट हम देख रहे हैं अभी। क्या देख रहे हैं हम लोग, फर्स्ट सेगमेंट। और फर्स्ट सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है माउथ। और माउथ जो प्रोटेक्टेड है, एक स्पेशल टाइप का पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिससे माउथ को प्रोटेक्शन मिलता है। जानते हो क्या है, उसे कहते हैं पेरिस्टोमियम। क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम। तो पेरिस्टोमियम की हेल्प से एक तो माउथ को प्रोटेक्शन भी मिलता है, और साथ ही साथ उसे जैसे गड्ढे करना है तो उसमें भी उसे हेल्प मिलती है। तो इसमें दो टर्म आता है, एक तो प्रोस्टोमियम आता है और एक पेरिस्टोमियम आता है। तो फर्स्ट सेगमेंट जो है वो कहलाता है पेरिस्टोमियम, और वहां पे एक वेड्स जो है, ऐसा एक स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है प्रोस्टोमियम। ठीक है, फर्स्ट सेगमेंट क्या है, पेरिस्टोमियम, और वहां पे एक पिक्चर्स दिखाता हूं, प्रोस्टोमियम। दो टर्म याद रखना है, क्या क्या चीज, पेरिस्टोमियम। ये सिर्फ फर्स्ट सेगमेंट पे माउथ नहीं रहेगा बेटा। माउथ का यदि आप देखोगे तो वहां पे ऐसे सेगमेंटेड जो है, तो फर्स्ट सेगमेंट जो है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट जिसको हम पेरिस्टोमियम कह रहे हैं, ये जो फर्स्ट सेगमेंट है क्या कहला रहा है, पेरिस्टोमियम। ठीक है, अब ये पिक्चर्स देख लो, आपको इस पिक्चर्स में समझेगा क्या हुआ, गलत पार्ट कॉपी हो गया लगता। पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम क्या है वो आप समझ लो। मैं एनसीईआरटी का ही पिक्चर शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, वहीं से समझाऊंगा। ये देखो, दिख रहा है बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इसमें पहली चीज तो देखो, ये फर्स्ट सेगमेंट जो है ये वाला, ये देखो ये माउथ की ओपनिंग्स दिख रही है, ये वाला जो फर्स्ट सेगमेंट है, तो फर्स्ट सेगमेंट को हम पेरिस्टोमियम कहते हैं। पेरिस्टोमियम क्या है, फर्स्ट सेगमेंट। इस पेरिस्टोमियम में यहां से ऐसा निकला हुआ एक जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। ये जो है ये क्या हो गया, ये वेट्स जो माउथ के प्रोटेक्शन में और मिट्टी को खोदता है ना, डिगिंग करता है, डिगिंग ऑफ सॉइल, और एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। क्या चीज, प्रोस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम जो है पहला काम इसका, प्रोटेक्शन ऑफ माउथ, माउथ का प्रोटेक्शन। सेकंड काम क्या है, डिग ऑफ मिट्टी। ओके, अगेन 1 2 3, सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करता है ये। ठीक है, ये एक एक्ट करता है एज
सेंसरी ऑर्गन। तो ये जो है ये रोल होता है बेटा प्रोस्टोमियम का, इतना आपको याद रखना है, याद रहेगा। आगे बढ़े फिर, इतना पोर्शन में आपको सारी चीजें समझ में आ गई है? कुछ पूछना है किसी को? एवरीथिंग इज ओके? रिस्पॉन्स करो जल्दी से सभी लोग। बस 9 स्टूडेंट रिस्पॉन्स करे। पेरिस्टोमियम का रोल नहीं है बेटा, पेरिस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट है, नाम है वो, एक टर्म। जैसे हमने 120 सेगमेंट तक के देखे ना, तो फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट सेगमेंट मींस क्या हो गया? मिट्टी को डिग करने के लिए बेटा जो हेल्प करेगा वो पेरिस्टोमियम नहीं है, प्रोस्टोमियम है। पेरी मींस फर्स्ट सेगमेंट, प्रोस्टोमियम ये कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए अभी आप इस पार्ट को अच्छे से याद रख लोगे। क्लाइटेलम पे पहुंचने वाले बेटा प्रसाद, वेट करो यार थोड़ा सा। ओके, पहुंचेंगे ना वहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम। इसी के साथ साथ इसमें देखो एक लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और लोकोमोटरी ऑर्गन जो है जिसे कहते हैं सिटी। सिटी आर दी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोशन में हेल्प करता है ये। ओके, उसके बाद ये जो सिटी है ये कुछ जगह पर एब्सेंट होते, तो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला कि सिटी कहां पर एब्सेंट होता, तो एब्सेंट होता है एक तो फर्स्ट सेगमेंट पे, फर्स्ट सेगमेंट पे एब्सेंट होता है, लास्ट सेगमेंट पे एब्सेंट होता है, और क्लाइटेलम पे एब्सेंट होता है। अभी एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन किया था, किसका नाम था प्रसाद, क्लाइटेलम क्या होता है? क्लाइटेलम बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो क्लाइटेलम पे भी सिटी जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, इसका रोल क्या होता है हम थोड़ी देर में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो इतना पार्ट समझ में आ गया, सिटी क्या होता है, कहां प्रेजेंट होता है और कहां पर नहीं होता है। अब क्लाइटेलम मतलब 14th 15th और 16th जो सेगमेंट होता है यहां पर प्रेजेंट होता है। रोल देख रहे हैं ना बेटा, रिप्रोडक्शन में रोल है। अब सिटी दिखता कैसे है, क्वेश्चन ये है। तो बेटा देखो सिटी जो है छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो मैं बॉडी बना रहा हूं अर्थवर्म का, ये जैसे सपोज से बॉडी है, और ये अर्थवर्म की बॉडी के ये सेगमेंटेड पार्ट है। तो ये ऐसे एस के समान ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पर अर्थवर्म में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सपोज यहां पर ये वाला रीजन जो है ये क्लाइटेलम वाला है। ये देखो फर्स्ट सेगमेंट यदि मान लो ये ऊपर का है तो यहां पर नहीं रहेगा, और यदि ये लास्ट सेगमेंट इधर का यहां नहीं रहेगा, बाकी उसके बीच में सभी जगह पे ये इसकी बॉडी पे इस तरह से जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेंगे, जो क्या कहलाते हैं, सीटी कहलाते हैं। ओके, अब अभी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, क्लाइटेलम क्या होता है। तो क्लाइटेलम की यदि हम बात करें तो पहली चीज तो ये प्रेजेंट होता है 14th 15th और 16th सेगमेंट पे। 14th 15th और 16th। बेटा एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा अर्थवर्म पे,
तो वो ये है कि कितने नंबर के सेगमेंट पे कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक के जितना भी सेगमेंट है, जैसे जेनिटल पोर कितने नंबर के सेगमेंट पे होता है, क्लाइटेलम का सेगमेंट क्या है, फेरिंग्स का कितने नंबर के सेगमेंट पे होता है, गिजार्ड जो होता है वो कितने नंबर के सेगमेंट पे होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको अर्थवॉर्म में पूछे जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आने के। ओके, समझ में आ गया? सीटी मूवमेंट में हेल्प करेगा। क्लाइटेलम का रोल क्या है? तो क्लाइटेलम बेटा रिप्रोडक्शन स्पेशली फर्टिलाइजेशन में रोल प्ले करता है। रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जब हो रहा होता है तो फर्टिलाइजेशन में क्लाइटेलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइटेलम एक नॉन सेगमेंटेड रीजन होता है जो हेड के पास होता है। ये एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, और जनरली जब अर्थवॉर्म मेच्योर होता है तो उसी टाइम पे देखने को मिलता है। और मेन फंक्शन इसका ये रहता है कि एग जो होता है उसे स्टोर करके रखता है, और इसी की हेल्प से हम अर्थवॉर्म को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। समझ में आया? एग को स्टोर करेगा, मेल और फीमेल कौन सा है, क्लाइटेलम की हेल्प से हम पहचान सकते हैं। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। साथ ही साथ ये अर्थवॉर्म मेच्योर होगा तभी दिखाई देगा। इतने पॉइंट नोट करके रख लो कि लिख के दूं, लिख के दो या याद रहेगा? क्लाइटेलम की जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया मैंने, याद रहेगा या नोट कर दूं? एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया है, लिख दो। ओके, जस्ट वेट। क्लाइटेलम सिटी कैन बी रिट्रैक्टेड। क्या बोलना चाह रहे हो बेटा अथर्व? एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड दिया हुआ है ना। एक्सटेंडेड मतलब क्या होगा ये बताओ पहले, बताइए। ओके, तो रिट्रैक्टेड का मीनिंग क्या होगा? रिट्रैक्ट क्या होता है ये बताओ? पुल बैक, आगे पीछे होगा ना वो, तभी तो वो चलेगा। इंक्रीज होना। हाँ चलो, अभी क्या क्या समझा रहा था मैं आपको? क्लाइटेलम हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे उसके पॉइंट्स नोट कर दे रहा हूं। क्लाइटेलम, क्लाइटेलम में सबसे पहले तो आपको जानने वाला पार्ट ये है कि एक नॉन सेगमेंटेड सेक्शन है ये। नॉन सेगमेंटेड सेक्शन है नंबर 1। सेकेंड, कहां प्रेजेंट होता है ये? नियर द हेड रीजन पे प्रेजेंट होता है। ये जो होता है क्या है? पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद यदि हम देखें तो क्या होगा? ये कब देखने को मिलता है? तो सीन व्हेन वॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म सेक्सुअली मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर होगा तब देखने को मिलेगा। मेन फंक्शन इसका क्या है? तो मेन फंक्शन जो है इसका, ये स्टोर करके रखता है एग ऑफ वॉर्म। इतना सारा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा, बट ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम का है, याद रखो। और साथ ही साथ इसका इंपॉर्टेंट क्या है?
तो इसकी इंपॉर्टेंट देखेंगे तो इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थवॉर्म, इंपॉर्टेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अर्थवॉर्म। ये हो गया क्या चीज, आपका क्लाइटेलम जो है इसका रोल, क्लाइटेलम क्या है, क्या करता है, ये सारी चीजें अभी हम लोगों ने देखे यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये क्या हो गई, ये हो गई मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी समझ में आ गया सभी लोगों को, क्लियर हो गया एक एक पार्ट। मॉर्फोलॉजी क्लियर है, रिस्पॉन्स करो जल्दी से, वेरी गुड। ओके हाँ बेटा, मेल और फीमेल का इंफॉर्मेशन पता चलता है हमें इसी से। अब इसमें एक और चीज आपको समझना है जिसे कहते हैं स्पर्मेथिकी। क्या चीज, अब एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसे कहते हैं स्पर्मेथिकी। अब ये क्या होता है ये देख लो, स्पर्मेथिकी। स्पर्मेथिकी जो होता है जनरली 4 पेयर देखने को मिलते हैं स्पर्मेथिकी के। कितने पेयर, 4 पेयर जो है स्पर्मेथिकी के देखने को मिलते हैं, जो कि जैसे कि सपोज ये इस तरह से अर्थवॉर्म है, और अर्थवॉर्म का ये जैसे कि आप ये जो सेगमेंट देख रहे हो, स्पर्मेथिकी मीन्स क्या होता है, जो स्टोर करके रखेगा किस चीज को, स्पर्म को, जो 4 पेयर में होते हैं, जो कहां देखने को मिलते हैं, देखो जैसे पेयर 1 2 3 4 5 6 है, तो ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, 5 और 6 के बीच में, फिर उसके बाद 6 और 7 के बीच में, 5 6 6 7 7 8 8 9, इनके बीच में तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और 4 पेयर। इस तरह से यहां पर ये आगे और आप कंटिन्यू करोगे इस तरह से, तो यहां पे ऐसा पेयर में स्पर्मेथिकी जो होता है ये ऐसा देखने को मिलता है। कितने होते हैं टोटल, टोटल होते हैं 4 पेयर, जिसका काम क्या है, स्पर्म का स्टोर करके रखना। ओके, अब इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी। ये जो था ये क्या था, मॉर्फोलॉजी। अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज, एनाटॉमी ऑफ अर्थवॉर्म। अब अर्थवॉर्म की एनाटॉमी यदि हम देखें तो सबसे पहले तो जो बॉडी वॉल होती है अर्थवॉर्म की, ये कवर्ड होता है एक्सटर्नली। जो बॉडी जो है एक्सटर्नली ये कवर होती है, किससे कवर होती है बताइए, किससे कवर्ड होती है बेटा, एक नॉन सेलुलर लेयर होती है। जैसे ये अर्थवॉर्म है ना, तो इसका जो बॉडी है ये ऐसे एक नॉन सेलुलर लेयर, छोटा हुआ कि नहीं यार, ये ऐसी कवर रहेगी। तो ये जो है ये क्या है, ये एक नॉन सेलुलर
लेयर जो क्या कहलाती है, क्यूटिकल। क्या कहलाता है ये, क्यूटिकल। इसके अंदर साइड यदि हम देखेंगे जस्ट बिलो ये वाला जो लेयर है, ये क्या कहलाएगा, एपिडर्मिस। उसके अंदर की लेयर जो होंगी एपिडर्मिस। और ये जो एपिडर्मिस जो होती है जनरली 2 मसल से बना होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 मसल लेयर से बना होता है एपिडर्मिस। यहाँ पे जो होती है 2 मसल लेयर प्रेजेंट होती है। तो 2 मसल लेयर जो होती है, जिसमें यदि हम देखेंगे तो एक जो होती है सर्कुलर होता है और दूसरा जो होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। एक होता है सर्कुलर और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसे रहेंगी। ओके, अब देखो ये ऐसे आपको नहीं दिखेगा, जब आप इसके सेक्शंस को कट करोगे तो ऐसे आपको एक लेयर ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। उसके बाद फिर उसके अंदर आप जाओगे, फिर उसके अंदर जाओगे, तो ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया, ये क्यूटिकल हो गया। क्यूटिकल के अंदर आप जाओगे तो ये जो हो गया एपिडर्मिस हो गया। अब ये एपिडर्मिस में आपको 2 लेयर दिख रही है, एक सर्कुलर और दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल, ऐसा 2 लेयर दिखेगा। समझ गए। उसके अंदर जब आप जाओगे तो उसमें कैविटी दिखेंगी, जिसे क्या कहते हैं आप, सिलोम। समझ में आ रहा है बेटा सभी को। एपिडर्मिस में कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी यहां पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पे क्या चीज, कुछ सिक्रेटरी सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। मेरे पास ना इसके लिए बहुत अच्छा पिक्चर था यार, एक बार देखने दो, मिल जाएगा ना तो मजा आ जाएगा। बट कहाँ पर है ये, जस्ट वेट, मैंने इसके पहले अरेंज किया था 11th का आपका मॉर्फोलॉजी। ओके, हाँ एक पिक्चर मिल गया बेटा मुझे, शेयर करूंगा। अभी जो मैं समझा रहा था आपको वही वाली चीजें। पिक्चर से अच्छे से समझेगा आपको, ठीक है, क्योंकि वैसा ड्राइंग में नहीं हो पाता है पॉसिबल। बॉडी जो कवर्ड होती है, कैसे होती है, क्या क्या होता है, वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा अभी। ये देखो बेटा, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। देखो सिलोम दिख रहा है आपको अंदर साइड, जो अभी थोड़ी देर पहले समझा रहा था, सिलोम दिख रहा है। आउटर मोस्ट लेयर क्यूटिकल दिख रही है। उसके बाद देखो सेकंड लेयर एपिडर्मिस दिख रही है। एपिडर्मिस में आपको सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल दिखाई दे रही है, एक ऐसा सर्कुलर रहेगा और एक ऐसा लॉन्गिट्यूडिनल रहेगा। ओके, ये मिड डॉर्सल लाइन थी, वहां पे डॉर्सल वेसल्स प्रेजेंट होती है। अंदर उसका देखो इंटेस्टाइन प्रेजेंट होगा। ये इस तरह से कंप्लीट बॉडी बैठा, तो इस बॉडी के सेक्शंस को हम कट कर रहे हैं ये वाला, और उस सेक्शंस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये हो गया किसका, अर्थवॉर्म का एक स्ट्रक्चर। अब थोड़ी देर पहले मैं आपको जो सेगमेंटेशन जो दिखा रहा हूं अर्थवॉर्म के इतने सारे, तो ये इस तरह से रहते हैं। ओके,
तो अब यहाँ पे देखो, अर्थवर्म को हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो अर्थवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम ये वाला पार्ट इसका जो है जैसे माउथ वाला पार्ट है। माउथ के बाद फिर फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद फिर एसोफेगस आएगा, उसके बाद आता है इसमें गिजार्ड। ओके, फिर उसके बाद इसमें स्टमक आएगा। ओके, तो ऐसे ही कंटिन्यूअसली ये चलते जाता है। तो अब यहाँ पे कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब ये कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, दोनों चीजों से। तो माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस एंड गिजार्ड, स्टमक, इंटेस्टाइन, और कौन से सेगमेंट में कहाँ पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसका सिंपल एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हूं मैंने, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं मैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, ये वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्या है। इसी के साथ साथ ये वाली पिक्चर्स भी देख लो आप लोग। थोड़ा यहां से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या देख रहे हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं हम लोग अभी? अभी हम लोग यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम के स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, यदि हम देखें, ठीक है, क्या चीज, डाइजेस्टिव सिस्टम यदि हम देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जैसे हम लोगों ने हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे, याद है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट होगा क्या चीज, एक तो एलिमेंटरी कैनाल और दूसरा आएगा क्या चीज, डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद आ रहा है, पढ़े हम लोगों ने, ये इस तरह से स्ट्रेट ट्यूब। फिर ऐसा आया ये इस तरह से, तो एक स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एलिमेंट्री कैनाल। पहली चीज तो आपको यही याद रखना है, जो हमारे माउथ से एक्सटेंड होता है और कहां तक के जाता है, एनस तक के, क्या क्या यहाँ पे प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी प्रेजेंट रहेगा, फेरिंग्स रहेगा। देखो ये डायग्राम में ही मेंशन है, ये दिखाई दे रहा है, जूम करूं? अब मैं यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है यहीं से मैं मेंशन कर रहा हूं। क्या क्या रहेगा इसमें, एक तो बकल कैविटी आ रहा है, फेरिंग्स आ रहा है, एसोफेगस, गिजार्ड, स्टमक, दिखाई दे रहा है बेटा, और लास्ट में क्या आएगा, इंटेस्टाइन। ये है। अब आप जब पढ़ोगे तो ऐसे जूम करके पढ़ना, ये लिख दो यहाँ पर, जल्दी बताओ, नोट करना है क्या? आज बहुत दिनों के बाद स्ट्रेंथ बढ़ी हुई दिख रही है, समझ जाओगे ना? हाँ चलो, वेरी गुड। बट अभी हमें इन सभी के फंक्शंस देखना है। ये देखो, ये टाइफ्लोजोल हमें पढ़ना है थोड़ी देर के बाद। अब आज तो इतना सारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बट मैं ट्राई करूंगा जितना भी हो सकता है।
इंटेस्टाइनल सीकी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये वाला डायग्राम पे फोकस करो, इंटेस्टाइनल सीकी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके नंबर क्या है, कितने नंबर के सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, ये भी पूछा जाता है। बहुत इजी है बेटा अर्थवॉर्म, क्योंकि हमको डायग्राम से यदि समझना है, और डायग्राम से समझोगे तो हर चीज बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। बट इसमें लर्न करने वाला पार्ट यही है कि कितने नंबर के सेगमेंट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है बस, बाकी और कुछ भी नहीं है, सारा कुछ बहुत इजी है। तो माउथ से स्टार्ट करते हैं बेटा। माउथ कहां पर सिचुएटेड होता है, फर्स्ट सेगमेंट पे। फर्स्ट सेगमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टोमियम। वहां पे एक सेंसिटिव लोब प्रेजेंट होता है, फ्लेशी लोब, जिसे क्या कहते हैं, प्रोस्टोमियम। जो पेरिस्टोमियम का एक्सटेंशन है, ऐसा माउथ है तो ऐसा एक्सटेंशन रहेगा उसमें, समझ में आ गया। फिर आता है बकल कैविटी। बकल कैविटी जो होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, थर्ड सेगमेंट पे। फिर आता है फेरिंक्स। बकल कैविटी के बाद क्या प्रेजेंट होता है, फेरिंक्स। ये प्रेजेंट होता है हमारे फोर्थ सेगमेंट पे, ठीक है। फेरिंक्स पे मस्कुलर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यहां पे प्रेजेंट होता है फेरेंजियल ग्लैंड्स। ओके, नोट करते चलो, नोट करते चलो। फिर आता है एसोफेगस। देखो सबसे पहले हमने क्या देखे, माउथ। माउथ में हमने क्या देखे बेटा, ये प्रेजेंट होता है कहां पे, हमारे फर्स्ट सेगमेंट पे। और माउथ में जो माउथ का जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था मैंने, पेरिस्टोमियम। याद आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने एक और चीज बताया था, यहाँ पे सेंसिटिव पार्ट जो होता है, प्रोस्टोमियम। यहाँ पे ऐसा एक माउथ आएगा ना, ये ऐसा फर्स्ट सेगमेंट है, और यहां से निकला हुआ ऐसा एक पार्ट रहेगा, ये जो लोब है इसको प्रोस्टोमियम कहते हैं, सेंसिटिव पार्ट होता है ये ऐसा कुछ निकला हुआ रहता है, तो ये ओपनिंग्स रहती है माउथ की, दिख रहा है। नीचे माउथ की ओपनिंग रहेगी और ऊपर साइड जो रहता है वो क्या रहता है, प्रोस्टोमियम। मतलब माउथ की जो कवरिंग जो होती है, प्रोटेक्शन, जैसे हमारे लिप्स से प्रोटेक्टेड है ना हमारा माउथ कैविटी, बकल कैविटी, एज इट इज यहां पर भी रहेगा। फिर आगे क्या आता है, बकल कैविटी आती है। ओके, कहां प्रेजेंट होती है ये फर्स्ट और सेकंड सेगमेंट पे हमारा माउथ ही आएगा, ये प्रेजेंट होता है थर्ड सेगमेंट पे। फिर आता है फेरिंग्स, जो प्रेजेंट होता है फोर्थ सेगमेंट पे। ओके, फोर्थ सेगमेंट। फेरिंग्स का जो रूफ होता है वहां पर प्रेजेंट होती है ग्लैंड्स, ठीक है। यहां पे आपको क्या चीज, ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये भी याद रखना है। फिर आता है क्या चीज, एसोफेगस। एसोफेगस प्रेजेंट होता है, एक नैरो ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर होता है, जो फिफ्थ सेगमेंट से आता है और आगे कहां जाएगा, सेवंथ सेगमेंट तक के। तो फिफ्थ से लेकर के सेवंथ सेगमेंट का जो हिस्सा होता है ये कहलाता है एसोफेगस। फिर आएगा क्या चीज, गिजार्ड। गिजार्ड जो होता है बेटा जनरली एट्थ सेगमेंट यहां पे देखने को मिलता है, और ये कहां तक के 18th और 19th सेगमेंट तक के कंटिन्यू रहता है। गिजार्ड का मतलब ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। कहां से चालू हो रहा है बताइए, 8th से। 8th के बाद कहां तक के जाएगा, 18th, फाउंड इन द 8th सेगमेंट, 8th और इन 18th एंड 19th सेगमेंट, बीच का नहीं बेटा, 8th 18th और 19th, ये क्या कहलाएगा, गिजार्ड कहलाएगा।
ओके, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ इतना पार्ट? एट्थ, 18th और 19th। काम क्या है इसका? ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ग्राइंडिंग ऑफ फूड। कॉकरोच में पढ़े थे ना हमने, ग्राइंडिंग करना। तो एज इट इज यहां पर भी ऐसे होगा, फूड की ग्राइंडिंग जो होता है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स इसकी थिक होती है और क्यूटिकल लेयर होती है, तो इसलिए क्या करता है, फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्टमक। स्टमक में हम देखें तो ये 19 से लेकर के 9 से लेके 14th सेगमेंट तक के, 9 टू 14th सेगमेंट, ये कहलाता है स्टमक। देखो गिजार्ड कौन सा हो गया? 8th नंबर हो गया। फिर 9 से लेके 14 तक के क्या आ रहा है? स्टमक आ रहा है। फिर 16 17 में कुछ और है, थोड़ी देर बाद देखेंगे हम। 14 पे फीमेल जेनिटल पोर है और 18 पे मेल जेनिटल पोर भी होता है, याद है? फिर 18 तो 19, इतने पार्ट को हम गिजार्ड कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि 8 से चालू हुआ और 19 तक के गिजार्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है, याद रखना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद आएगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो होता है, इसको जनरली 3 रीजन में डिवाइड किया गया है। स्टमक के बाद आएगा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। अब थोड़ा सा देख लो कहां पे कैसा ड्रॉ हुआ है मेरा। हाँ, इतना हो गया। अब इंटेस्टाइन को हम स्पेशली पढ़ेंगे। तो इंटेस्टाइन जो है, यदि हम देखें तो इसके 3 डिवीजन है। इधर साइड स्पेस है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन। पहला होता है जिसे क्या कहते हैं? प्री टैफ्लोसोलर रीजन। एक होता है प्री टैफ्लोसोलर रीजन, याद रखना है ये। टैफ्लोसोलर, ये नंबर 1। नंबर 2 टैफ्लोसोलर रीजन। ओके, नंबर 3 प्री, तो क्या रहेगा? पोस्ट, पोस्ट टैफ्लो सोलर रीजन। अब क्वेश्चन ये है कि कितने कितने नंबर पे आता है। तो प्री टैफ्लो सोलर रीजन 15th से लेकर के 26 सेगमेंट, 15th टू 26 सेगमेंट जो होता है, उतना पोर्शन जो है प्री टैफ्लो सोलर रीजन कहलाता है। ये सारा इंटेस्टाइन पढ़ रहे बेटा हम लोग। ओके, अब देखो जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना ही पढ़ा होगा तो आपको ये समझेगा नहीं। ये कॉकरोच के समान नहीं है। कॉकरोच डायरेक्टली समझ में आ गया था हमको, डायरेक्ट लाइन टू लाइन एनसीईआरटी। बट यहाँ पे समझने के लिए आपको थोड़ा सा इसके पार्ट्स क्या होते हैं वो समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वहां पे आपको एनसीईआरटी में टाइफ्लोजोल जो है सिर्फ इतना दे के खत्म कर दिया है, समझे? बट यहाँ पे आपको स्पेशली ये वाले पार्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद क्लास है क्या आपका? तो इंटेस्टाइन को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जैसे 15 से 26 देखे, फिर 23 से 25 सेगमेंट टैफ्लोसोलर रीजन कहलाता है। अब पोस्ट वाला 23 से 25 ऐसा बीच बीच का पार्ट है बेटा, कंप्लीट एक इंटेस्टाइन है तो एक बीच वाला पार्ट हो गया, उसके पहले वाला पार्ट और उसके बाद वाला पार्ट।
ऐसे करके उसको डिवाइड किया गया है। फिर लास्ट में एनस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसा करके हमारा अर्थवर्म जो है वो कंप्लीट होगा। फिर इसमें प्रोसेस कैसे होता है, तो इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, जैसे हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी था ना वैसा हम लोग पढ़ेंगे। और आपने अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े तो आपको ये सारी चीज बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, और ये सब याद करने वाली बातें है, समझाने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार हम उस पार्ट को रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे ना, तो सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह से अर्थवर्म पढ़ के आओ आप लोग। आई होप आपको ये सारा पार्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है बेटा अभी? उसके बाद फिर हम अर्थवर्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम को भी पढ़ेंगे, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम ही चल रहा है। ये देखो बेटा, अर्थवर्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम देखेंगे फिर। हाँ, ये वाला आपको पीडीएफ शेयर हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक बार रिवाइज करो, और कुछ प्रॉब्लम आता है एनसीईआरटी रीडिंग में, फ्रॉग उसके बाद पढ़ेंगे ना बेटा, वेट करो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझसे पूछो। ठीक है, एक मिनट, एनाटॉमी वाला पार्ट में देख लेता हूँ, एनसीईआरटी लेके बैठा हूं मैं भी अपने पास। एनसीईआरटी है ना आप लोगों के पास भी? इसमें कुछ पार्ट है कि ऐसा जो रह गया है, आज मैं एनसीईआरटी लेके बैठा हूँ क्योंकि इसका स्लाइड नहीं है ना हम लोगों के पास। वॉल ऑफ अर्थवर्म ये वाला हो गया। ओके, देखो यहाँ पे ये एक पार्ट मैंने शायद आपको एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, बट डायरेक्टली मैं यहाँ से डिस्प्ले कर देता हूँ आपको। एनसीईआरटी का पीडीएफ भी तो है अपने पास में, भूल गया था। ये देखो, एनाटॉमी देख रहे हैं ना हम लोग। एनाटॉमी हमने देख ली है। यहाँ पे एक ये वाला पार्ट इपिथेलियम जो होती है, एपिडर्मिस जो है, ये किससे बना होता है, ऐसा यहाँ पे दिया है। तो ये जो फॉर्म होता है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर इपिथेलियम सेल्स, कॉलम के समान ऐसी इपिथेलियम सेल्स होती है जहां पर सिक्रेटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मतलब यहाँ पे सिक्रेशन में भी इन्वॉल्व होता है। और उसके बाद फिर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है ये पढ़ लिए, टर्मिनल माउथ होता है, स्मॉल नैरो ट्यूब होती है, एसोफेगस 5 to 7 सेगमेंट पे होता है, 1 से 3 सेगमेंट पे बॉडी बकल कैविटी होती है, 8 to 9 सेगमेंट पे गिजार्ड होता है, ये ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, साथ ही साथ डिकेइंग लीफ इसका खाना होता है, स्टमक 9 से 14 सेगमेंट होता है। ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर मिक्स होता है, न्यूट्रलाइज होता है, एसिड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर 15 सेगमेंट के बाद आगे लास्ट सेगमेंट तक के इंटेस्टाइन होता है। टाइफ्लोजोल में अभी आपको समझाते समझाते रुक गया हूँ। 26, 23 से 25 ये सब सेगमेंट पढ़ने वाले हम लोग। समझ गए? तो ये था बेटा अर्थवर्म का आपका एक एनाटॉमी जो हमने देखे। इधर हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी देखे, सिटी हमने पढ़े थे, एस एफ सिटी होते हैं ये हमने देखे, क्लाइटेलम क्या होता है, कितने नंबर पे होता है ये पढ़ा दिया। 5th 9 सेगमेंट पे क्या होता है, फीमेल जेनिटल पोर होता है। 14 सेगमेंट पे देखने को मिलता है मिड क्या है, वेंट्रल लाइन, वेंट्रोलेटरल साइड पे जेनिटल पोर प्रेजेंट होता है। ये सारी चीजें हमने देखे बेटा। तो इसमें मेल और फीमेल कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मेल और फीमेल का आपको ये वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके पहले हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में अर्थ एग्जाम्पल कहाँ क्या देख ली है, इस पढ़ो एक बार। और कुछ पार्ट नहीं समझता तो यू कैन आस्क मी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया इसलिए जल्दी एंड करना पड़ेगा। चलो बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर। आज के असाइनमेंट अपडेट कर दूंगा बेटा पोस्टिंग के लिए, सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी टाइम है आपके लिए, बट फिर भी मैं आपको अपने तरफ से सॉल्यूशन दे दूंगा। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, चीट नहीं करोगे, आपको आपका काम करना है।
हाँ बेटा अथर्व, थैंक यू, वेरी गुड।